हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है बढ़िया होगे और आप लोगों ने अब पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तो बेटा 11th एंट्रेंस बहुत क्लोज है, तो आपको अब अच्छे से पढ़ना चाहिए। आज हम 10th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि रिएक्शन क्या होता है। पता है आपको? नहीं पता? तो चलो देखो अब। तो पहले हम बात करेंगे बेटा कि रिएक्शन क्या होता है। तो सुन लो ध्यान से। कोई भी वो प्रोसेस जिसमें आपके ओल्ड सब्सटेंसेस न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टी, उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन। बात समझ में आई? तो देखो इधर ध्यान से, नोट्स बनाए आप लोग। दोज प्रोसेस इन विच दोज प्रोसेस इन विच new substances those processes in which new substances are formed from old substances with different properties with different properties are called reactions तो बेटा बात समझ में आई? कोई भी वो प्रोसेस जिसमें पुराने सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं और जिसमें उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शंस। अब बताओ रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, जल्दी बताओ। रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप। तो लिख लें आप लोग, रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप। बेसिकली रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं आपकी? टू टाइप्स। रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल रिएक्शन। सुन लो बेटा ध्यान से। सबसे पहले क्या था हमारा? सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल रिएक्शंस और सेकंड हम बात करेंगे इसके अंदर आपका केमिकल रिएक्शंस। ठीक है बेटा? तो याद रखो, वो प्रोसेस जिसमें पुराने सब्सटेंस नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो उसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन। और जो नए सब्सटेंस बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। प्रॉपर्टीज केमिकल भी डिफरेंट हो सकती हैं या फिजिकल भी डिफरेंट हो सकती हैं। उसी बेसिस पर हमने क्या करा? रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। तो चलो बेटा अब हेडिंग लिखें आप। अब आपकी हेडिंग आएगी फिजिकल रिएक्शन। तो लिखें आप फिजिकल रिएक्शंस या पे इसे हम क्या बोल देंगे बेटा? फिजिकल चेंज। फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज। ठीक है बेटा? तो समझो ध्यान से, फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज क्या होता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुन लें आप लोग अब। और बेटा नोट्स जरूर बनाते रहना, तभी बात आपको याद रहेगी। तो देखो ध्यान से, वो प्रोसेस या वो रिएक्शन जिसमें ओल्ड सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन या कह सकते हो केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा। तो लिखो ध्यान से, those reactions या process, those reactions in which new substances are formed from old substances with different physical properties बेटा बात समझ में आई? इतनी बात तो आपके समझ में आई गई होगी, इतनी अंग्रेजी सबको आती होगी। ठीक है बेटा? दोज प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्ड सब्सटेंसेस विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फिजिकल रिएक्शन।
आर कॉल्ड फिजिकल रिएक्शंस। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात। अब कुछ हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल समझें आप। तो देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये जल्दी बोलो। ये है H2O, कैसा है, ये है आइस। आइस कैसा होता है बेटा, सॉलिड। तो ध्यान से देखो, हमने क्या करा, इसको हीट करा, और हीट करके हमने इसको कन्वर्ट कर दिया बेटा किसके अंदर, H2O लिक्विड, पानी बना दिया हमने इसका। तो देखो ध्यान से बेटा, पहले क्या था यहाँ पर, तो हमने देखा यहाँ पर पहले ये आपका H2O था, अब भी क्या रहा ये H2O, लेकिन चेंज क्या हुआ इसका, फिजिकल स्टेट, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। तो याद रखना, फिजिकल प्रोसेस में या फिजिकल रिएक्शन में केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, सिर्फ स्टेट चेंज होती है या फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसको हम बोलेंगे क्या, मेल्टिंग। बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। तो मेल्टिंग इज अ केमिकल प्रोसेस, नो, मेल्टिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। बात समझ में आई बेटा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने यहाँ लिखा H2O। H2O पहले कैसा था, ये पानी था। तुमने कहा नहीं भाई ये अच्छा नहीं लग रहा हमें, हम इसको हीट करेंगे। हमने हीट करा इसको, और हीट करने पर ये क्या बन गया, वेपर बन गया, ये बन गया आपका गैस। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखो, प्रोसेस तो हुआ, तुमने हीट तो करा, रिएक्शन तो हुई, लेकिन कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। अब भी क्या है, H2O, और पहले भी H2O था और अब भी क्या रहा आपका H2O, लेकिन प्रोसेस तो हुआ। तो जब कंपोजिशन सेम है, सुन लो ध्यान से, जब कंपोजिशन सेम है लेकिन स्टेट चेंज हो रही है तो वो फिजिकल रिएक्शन, और इस रिएक्शन का नाम क्या था बेटा, वेपोराइजेशन। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात। ये था आपका वेपोराइजेशन, या कह सकते हो बॉइलिंग। तो ये भी आपका एक फिजिकल चेंज था। कोई दिक्कत किसी को। अब तुमने कहा नहीं भाई नहीं, हमें तो बर्फ खानी है। हमने क्या करा, वाटर लिया, वाटर को क्या करा हमने, फ्रिज में रख दिया, और फ्रिज में रख के पानी क्या बन गया बेटा, बर्फ बन गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। तो ये भी क्या हुआ बेटा, तो ये भी आपका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं। और देखें आप ध्यान से समझो, यहाँ पर ये क्या है, जल्दी बताओ बेटा, ये क्या है, बोले आप, ये है पानी। ठीक है, ये क्या था आपका, वाटर। ठीक है बेटा, अब बताओ ये क्या है, जल्दी बताओ दिलकश, बेटा बताओ ये क्या है, शाबाश, ये है आपका शुगर। तुमने क्या करा, पानी में शुगर को डाल दिया, और जब पानी में शुगर को ऐड करोगे क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा ना। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन या डेसोल्यूशन। ठीक है बेटा, और यहाँ क्या बन गया आपका, यहाँ पर बन गया, क्या बन गया जल्दी बताओ, यहाँ बन गया सोल्यूशन। इनकी इंटरमोलिकुलर स्पेस में शुगर आके बैठ गई। ठीक है बेटा, यहाँ बन गया आपका क्या, सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुई, कोई कंपोजिशन चेंज हुआ, नहीं, कोई कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। तो डेसोल्यूशन इज ऑल्सो अ फिजिकल प्रोसेस। लेकिन याद रखो, शुगर का डेसोल्यूशन करोगे फिजिकल प्रोसेस है, सॉल्ट का करोगे वो आपका फिजिकल प्रोसेस है, एसिड का करोगे तो वहां पर रिएक्शन होती है, एसिड डिसोसिएट हो जाता है, तो वो फिजिकल प्रोसेस नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा। तब ध्यान से देखो, हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि वो प्रोसेस जिसमें आपका स्टेट चेंज हो, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो, लेकिन केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, वो सब क्या होंगे आपके फिजिकल प्रोसेस। अब इसके एग्जाम्पल पहले हम रिमार्क लिख लें, इसके अंदर हम एक रिमार्क आपका हो जाएगा क्या, रिमार्क हो जाएगा आपका इन फिजिकल प्रोसेस या इन फिजिकल रिएक्शंस केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज। क्लियर हो गई बात। इन फिजिकल रिएक्शन केमिकल कंपोजिशन अभी देखा था ना, H2O ही रहा, केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जल्दी बोलो, केमिकल प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, इतनी बात सबके दिमाग में आ गई होगी। क्लियर है। अब ध्यान से देख लो एग्जाम्पल क्या क्या थे हमारे पास। हमने इसके एग्जाम्पल देखे, अभी कौन कौन से देखे, सबसे पहले देखा हमने आपका मेल्टिंग सुन लो बेटा,
मेल्टिंग किसी का भी हो, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तुमने वैक्स लिया, मोमबत्ती ली, उसको गर्म करा, जलाया नहीं, गर्म करा, गर्म करके क्या कर लिया, उसको पिघला लिया, मेल्ट कर लिया। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ एनीथिंग, क्या होगा आपका फिजिकल चेंज। सेकेंड हम बात करें यहाँ पर, हम बात करें वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या था बेटा, वेपोराइजेशन इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। थर्ड हम बात करें इसके अंदर एवापोरेशन, एवापोरेशन इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। फोर्थ हम बात करें इसके अंदर बेटा फ्रीजिंग, फ्रीजिंग भी क्या था बेटा, जल्दी बोलो, फ्रीजिंग इज अ फिजिकल चेंज। फिफ्थ हम बात करें कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या था बेटा, जल्दी बताओ, कंडेंसेशन भी आपका फिजिकल चेंज था। कोई दिक्कत किसी को। हम बात करें यहाँ पर आपका डाइल्यूशन, नॉट डाइल्यूशन, डिसोल्यूशन, आपसे कहा जाए डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, ये भी क्या था बेटा, ये भी था आपका फिजिकल चेंज। क्लियर है। आपसे कहा जाए यहाँ पर कोई भी कटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कटिंग ऑफ पेपर कर दे रहे हैं, कटिंग ऑफ पेपर, ये भी क्या था आपका फिजिकल चेंज। कटिंग हो, मेल्टिंग हो, ये सब क्या थे बेटा आपके फिजिकल चेंज थे। तो उम्मीद करता हूँ फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज समझ में आ गया, आ गया ना बेटा यासिर, समझ में आया या नहीं आया, आ गया, चलो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है बेटा, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, या फिर हम बोलेंगे इसको केमिकल चेंज। जल्दी बताओ, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। अब कौन बताएगा, जल्दी बताएं आप लोग कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। जिया, आपको पता है नहीं पता, आपको तो पता होगा जिया कि केमिकल चेंज क्या होता है, तो बताओ जल्दी फटाफट। क्या कहा, बिल्कुल सही जवाब। दोज रिएक्शन इन विच, लिखो बेटा ध्यान से, दोज रिएक्शंस, those reactions, those reactions in which, in which, those reactions in which new substances, new substances, new substances are formed, those reactions in which new substances are formed, new substances are formed from old substances, from old substances with जल्दी बोलो, with different chemical composition, with different chemical composition and different chemical property, with different chemical composition, comma different chemical, जल्दी बोलो बेटा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गई यहां तक बात। वो प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस बने पुराने सब्सटेंस से, लेकिन जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसमें क्या होगा, जल्दी बोलो, उसका कंपोजिशन भी डिफरेंट होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, अगर कंपोजिशन नया हो गया तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी और स्टेट भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना यहां पर एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये बात बेटा हमेशा याद रखना। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होंगी ही, लेकिन जब कंपोजिशन बदल गया तो कोई नया सब्सटेंस जब बना है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होंगी। स्टेट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, हो सकता है स्टेट अलग हो सकता है स्टेट सेम हो, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएंगी सारी, और स्टेट भी आपका फिजिकल प्रॉपर्टी में ही आ गया। अगर स्टेट बदलता है तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई। क्लियर है बात, आगे बढ़ा जाए अब, बहुत अच्छी बात। अब देखो ध्यान से, अब हम बात करते हैं जो आपके न्यू सब्सटेंस है, जो ओल्ड सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओल्ड सब्सटेंसेस। या चलो उससे पहले कुछ और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं इसके अंदर, इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शंस, इन केमिकल रिएक्शंस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स,
rearrangement of atoms are take place, rearrangement of atom take place, ठीक है बेटा, एटम का रीअरेंजमेंट होता है, बट एटम डू नॉट चेंज इनटू अनदर, बट एटम्स डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, सुन लो ध्यान से, डू नॉट चेंज इनटू अनदर, एटम बदलते नहीं हैं, एटम जो होगा वही एटम रहेगा, एटम डू नॉट चेंज इनटू अनदर। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पर क्या होगा, जल्दी बोलो, वहां पर होगा ये कि वहां पर आपका एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा, लिख लो इसको फटाफट, एटम का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन एटम चेंज नहीं होंगे। अब सुनो बेटा ध्यान से, जो आपके न्यू सब्सटेंसेस थे या ओल्ड सब्सटेंसेस, हम बात करते हैं बेटा रिएक्टेंट क्या होता है, जल्दी बताओ रिएक्टेंट क्या होता है? ओल्ड सब्सटेंसेस, ओल्ड सब्सटेंसेस, जितने भी ओल्ड सब्सटेंस हैं वो सब क्या होंगे आपके रिएक्टेंट, ओल्ड सब्सटेंसेस, उसे हम क्या बोलेंगे, ओल्ड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड जल्दी बोलो रिएक्टेंट्स। बात समझ में आ गई बेटा? ओल्ड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और जो न्यू सब्सटेंस बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ? जो न्यू सब्सटेंस बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। न्यू सब्सटेंसेस, new substances formed as a result of reaction, are called, जल्दी बताओ बेटा, are called क्या called, are called product। क्लियर हो गया तक बात? सबके क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा, सबके क्लियर हो गई? कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, मैसेज करके, कॉल करके, कैसे भी, लेकिन सारी कहानी आप लोगों के क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बेटा? चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो ध्यान से, इधर कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी बेटा, देखो हमने यहाँ पर लिखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को क्या करा हमने, जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जल्दी बताओ क्या बनेगा? बिल्कुल सही, क्या बनेगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो पुराने सब्सटेंस कौन से थे बेटा, ये थे पुराने सब्सटेंस, तो ये क्या होंगे, रिएक्टेंट। ये क्या थे बेटा, ये थे रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बना वो क्या था बेटा, बोलो ना, वो था प्रोडक्ट, ठीक है बेटा? दानिश बेटा बात समझ में आ गई? अच्छी बात है। चलो अब देखो, हमने यहाँ लिखा H2, हमने लिखा O2, हमने क्या लिखा यहाँ पर H2O। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं? देखो ये गैस था, ये भी गैस था, ये क्या बना आपका, लिक्विड बना। ऐसे यहाँ पर भी देख लो बेटा, ये क्या था आपका, सॉलिड था, S मतलब सॉलिड, ये गैस था आपका, ये क्या बना, सॉलिड बना। देखो जब भी रिएक्शन को बैलेंस करोगे, क्या ये बैलेंस है? नहीं ना, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। तो बैलेंस जब भी करते हैं, कान खोल के सुनो बेटा, मेरी बात सुने आप लोग, जब भी बैलेंस करते हैं तो हम स्टेट सिंबल जरूर लगाते हैं कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो याद रखना, बैलेंसिंग में ये भी करते हैं। पूछा जाए स्टेट सिंबल कब लगाते हैं, जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्लियर हो गया तक बात? अब देखो बेटा, ये क्या था, ये आपका रिएक्टेंट, जो ओल्ड सब्सटेंस थे वो सब क्या थे बेटा, रिएक्टेंट। नया जो बनेगा वो क्या होगा आपका, ये होगा आपका प्रोडक्ट। कोई दिक्कत किसी को? मैं नहीं समझता कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को, सब तुम लोग होशियार बच्चे हो, और होशियार बच्चे समझ जाते हैं बात को, और नहीं समझ पा रहे अगर, तब भी होशियार हो, ऐसी बात नहीं है। नहीं समझ पा रहे हो अगर, तो इसको आप क्या करना है, रिवीजन करना है, बार बार इसको देखना है। ऐसे तो हमने यहाँ पर हम बात करें, हमने यहाँ पर लिखा क्या, हमने यहाँ पर लिखा CaO, हमने क्या कर दिया, इसको वाटर में डाल दिया, क्या बन गया बेटा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका CaOH होल ट्वाइस। यहाँ पर भी क्या हुआ आपका, केमिकल रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको आना बहुत ज़रूरी है, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, सपोज कोई रिएक्शन हुई, वो 10 मिनट में हुई या वो 5 मिनट में हुई, तो 5 मिनट उसके अंदर क्या हुआ, जल्दी बताओ क्या हुआ? मैं बताता हूँ तुम्हें। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में बेटा हमारे पास क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में हमारे पास होता है रिएक्टेंट। सबको पता है ना ये बात, इन केमिकल रिएक्शन
रिएक्टेंट गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। हमारे पास यहाँ पर क्या है आपका, यह रिएक्टेंट, और जब भी रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन उसके बीच में क्या होगा किसी को नहीं पता, हम तुम्हें बताते हैं। अब सुनो ध्यान से, जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उससे पहले वो एक स्टेट से गुजरेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। जल्दी बताओ बेटा क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन स्टेट। तो कोई पूछे ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट में जो सब्सटेंस मुझे मिलता है वो क्या मिलता है आपको, एक्टिवेटेड, क्या मिलेगा बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो कोई पूछे कि भाई बताओ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, क्या कहोगे, हाँ भाई सर ने बता रखा है हमें। क्या होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो स्पीशीज बनती है, जो सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो ना, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। पूछा जाए क्या ये स्टेबल होता है, फिर तुम क्या कहोगे, अगर भाई ये स्टेबल होता तो हमें यही मिलता, फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों होता। तो इसका मतलब ये स्टेबल नहीं होता, ये क्या होता है बेटा, अनस्टेबल। क्लियर हो गया तक बात। और अनस्टेबल होने की वजह से ही जैसे ही ये बनता है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए, चलो बहुत अच्छी बात है, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। अब जो तुम्हें बताया है वो लिखवा देते हैं, तो बात सबके समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से, हमने ये देखा बेटा इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शंस, लिखते रहे आप लोग, इन केमिकल रिएक्शन, reactants get convert, reactant get converts into प्रोडक्ट। ठीक है ना बेटा, अभी देखा हमने कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। लेकिन बिफोर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, क्या कहा मैंने बेटा, बिफोर कन्वर्टिंग into product, before converting into product they pass through a state, they passed through a state, जल्दी लिखो बेटा, they pass through a state known as, जल्दी बताओ क्या कहा मैंने, known as transition state, known as ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, भूलना नहीं है, सिर्फ सुनने वाली बात है, तो किसी के ख्यालों में मत खोए रहना, मेरी बात सुनो, मेरी बातों में खो जाओ बिल्कुल। क्या कहा मैंने, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले क्या होता है, वो एक स्टेट से गुजरता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात, कोई दिक्कत किसी को। अब हम बात करते हैं स्पीशीज फॉर्म्ड at transition state, the unstable species, the unstable species formed at transition state, at transition state, जल्दी बताओ क्या बोलेंगे, state is called activated complex, एक्टिवेटेड इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत, इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड इट इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, इट, जगह नहीं है, इट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया तक बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी बार समझा दिया, वरना पीछे करके देख लो वीडियो को। क्लियर हो गया तक बात, तो दोबारा बता दे रहा हूँ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले वो एक स्टेट से गुजरे जिसका नाम क्या था, जल्दी बोलो, जिसका नाम था ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट पे जो सब्सटेंस, जो स्पीशीज हमें मिलती है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, इसीलिए तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, अब कुछ हम ग्राफ देखते हैं, ध्यान से सुनना। देखो मेरे पास यहाँ पर एक रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, देखो ध्यान से, ये रिएक्शन है और रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अब बहुत सुनने वाली बात है, सुनना ध्यान से।
अभी तुम्हारी बात समझ में आ जाएगी, बस मुझे 15-20 मिनट दे दो अपने। ये क्या बनाया हमने, ये हमने बनाया ग्राफ। क्या बनाया बेटा, ग्राफ। देखो यहाँ पर ये आपका ये पहाड़, ये था आपका एनर्जी, ये एनर्जी था, और ये था आपका बेटा, ये था आपका प्रोग्रेस। कोई दिक्कत किसी को? अब सुनो, यहाँ पर है आपका रिएक्टेंट, तो ये है आपका एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। हर एटम की, हर स्पीशीज की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तो ये हो गई रिएक्टेंट की एनर्जी। और ये किसकी एनर्जी हो गई बेटा, ये हो गई प्रोडक्ट की एनर्जी। अब रिएक्टेंट को यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन भाई इतना आसान थोड़ी है। रिएक्टेंट को यहाँ से यहाँ जाने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, वो पहाड़ है ये, उसे यहाँ पहुँचना पड़ेगा, और यहाँ की जो यहाँ जो बनेगा उसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी बेटा, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और सुन लो ध्यान से, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है, लेकिन प्रोडक्ट में जाने से पहले वो एक स्टेट से गुजरेगा, ट्रांजिशन स्टेट, ये उसकी एनर्जी हो गई। अब समझे बहुत ध्यान से। अब हुआ कुछ ऐसा, अब ऐसा कुछ हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक को देखो, ये एनर्जी ये रही, और ये एनर्जी आपकी ये हो गई, और ये एनर्जी आपकी ये हो गई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी थी, ट्रांजिशन स्टेट की। अब रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। दोबारा सुन लो, रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, उसको ट्रांजिशन स्टेट तक जाना है, तो वो उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कौन देगा, तुम दोगे? नहीं, वो एनर्जी कौन देगा, जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, वहां से वो एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आई बेटा? और देखो यहाँ पर ध्यान से, पहले लिख देते हैं जिससे कि तुम कंफ्यूज ना हो। तो सुन लो ध्यान से, क्या लिखना था हमें लिखना था, मैं यहाँ लिखता हूं, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, the extra amount of energy required, the extra amount of energy required by reactant to progress the reaction, that is to reach transition state, is called, क्या called बेटा, is called एक्टिवेशन। जल्दी बोलो, is called एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आ गई बेटा, is called एक्टिवेशन एनर्जी। कोई दिक्कत किसी को? तो देखो ध्यान से, रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। सिर्फ सुनने वाली बात है, सुन लोगे तो बात समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, एनर्जी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी ये है इतनी कम, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी ज्यादा। अब इसके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे इंथैल्पी चेंज। सुन लो, देखो क्या कहा मैंने। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर, पहले हम इसको ऊपर करते हैं जरा। देखो ये आपका यहाँ पर ग्राफ पहुंच गया। अब लिख देते हैं हम थोड़ा बहुत यहाँ पर। देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर हम बात करें, ई आर क्या था, ई आर था आपका एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है बेटा। ई आर क्या था आपका, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ईपी क्या था, जल्दी बताओ, ईपी था आपका एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। ईपी क्या था, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ईटी क्या था, जल्दी बताओ, ईटी था आपका एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना बेटा, सारे सिंबल याद रहेंगे, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ई ए क्या था, बता ही दिया मैंने आपको, ई था आपका एक्टिवेशन, ये था आपका एक्टिवेशन एनर्जी। कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं कि आपको डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच क्या होगा बेटा, इंथैल्पी चेंज। स्पेलिंग देख लेना, इंथैल्पी चेंज। अब कोई पूछे इंथैल्पी चेंज क्या होता है बेटा, इंथैल्पी चेंज आपका होता है हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ
रिएक्शन। बात समझ में आ गई। इंथैल्पी चेंज क्या होता है आपका? हीट ऑफ रिएक्शन। अब ये निकालते कैसे हैं तो सुन लो ध्यान से, कैसे निकालेंगे ये हम निकालेंगे, डेल्टा एच आपका होगा ईपी माइनस ई आर, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। उसको बोलेंगे हम एंथैल्पी चेंज। अब इस रिएक्शन, इस ग्राफ को ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको? सबकी आंखें सही काम कर रही हैं? कर ही रही होंगी बेटा। तो देखो ध्यान से, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? सानिया दिख रहा है बेटा? अच्छी बात है। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा। तो यहां पर मैंने क्या देखा? यहां मैंने देखा प्रोडक्ट की एनर्जी क्या थी बेटा? प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी। तो डेल्टा एच क्या आएगा? इतनी मैथमेटिक्स सबको आती होगी, ठीक है ना? ज्यादा में हमने क्या कर रहे हैं? कम में से ज्यादा माइनस कर रहे हैं। तो डेल्टा एच क्या आएगा आपका? नेगेटिव। ये बात सबके समझ में आ गई? डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, सुन लो यार, सुनने वाली बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर हम बात करते हैं डेल्टा एच नेगेटिव, तो आपने सुना होगा रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, एक वो जो हीट को एब्जॉर्ब करके होती हैं, और एक वो जो हीट को जब होती है तो हीट रिलीज करती हैं। बात समझ में आ गई? तो वो रिएक्शन जो जिसमें से हीट रिलीज होगी, जिसमें से एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो रिएक्शन कौन सी होगी आपकी? एक्सोथर्मिक। उनको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत बेटा किसी को? अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है, ग्राफ देख के तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, अगर डेल्टा एच क्या आ रहा है आपका? नेगेटिव आता है, तो वो रिएक्शन कौन सी है आपकी? एक्सोथर्मिक। और सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें ग्राफ गिवन है, फिर तुम्हें क्या करना है? अपनी आंखों का इस्तेमाल। अब देखो, ये हो गया आपका एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्या यार, ये हो गया आपका एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, समझो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। जब रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी, मतलब उसने कुछ एनर्जी लूज कर दी, तभी तो एनर्जी डिक्रीज हो गई। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, बाद में कितने रहेगा? 50। मतलब तुमने 50 रुपए लूज कर दिए, खत्म कर दिए। सेम चीज, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो मतलब प्रोडक्ट जब बना तो कुछ एनर्जी को निकाल दिया, और जब भी एनर्जी निकलेगी तो वो रिएक्शन कौन सी होगी आपकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो तुम ग्राफ देखते ही बता सकते हो, अगर सुन रहे होगे बात को, तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो वो एक्सोथर्मिक है, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती तो वो एंडोथर्मिक होती। उस पर भी हम अभी आएंगे। तो चलो, ये बात समझ में आ गई, नोट कर लिया होगा आपने अच्छे से। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। सुन लो बेटा ध्यान से। पहले हम बात करेंगे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कितनी खराब राइटिंग है यार मेरी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है बेटा, सुन लो ध्यान से। दोज रिएक्शंस, क्या कहा मैंने? नीचे ही रखते हैं यार, बाद में कर देंगे ऊपर। The process in which heat is released, the reaction in which, देखो, those reactions in which heat slash energy is released during the process are called, क्या called? are called, जल्दी बोलो बेटा, are called exothermic reactions। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? ऊपर कर दे इसको, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब ध्यान से देखो इधर, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी। तो बात समझ में आपके आ गई होगी। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन एक्सोथर्मिक
इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन energy of product is less than energy of reactant। आई बात समझ में बेटा? हमेशा प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी। एंड इसके अलावा क्या था? एंड डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव। एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव। ठीक है बेटा, एंथैल्पी चेंज हमेशा क्या आएगा? देख लो ध्यान से, एंथैल्पी चेंज हमेशा नेगेटिव आएगा। तो किसी भी रिएक्शन का अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है तो कौन सी रिएक्शन है? आपकी एक्सोथर्मिक। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। पहली एग्जाम्पल आपकी हो गई ऑल कंबशन रिएक्शन। ऑल कंबशन रिएक्शन, जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, कंबशन पता है ना बेटा, जलाना। जब भी तुम किसी को जलाओगे, जब भी तुम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे, चाहे तुम किसी को भी जलाओ, तुम पेपर को जलाओ, तुम लकड़ी को जलाओ, तुम चिता को जलाओ, तुम खुद को जलाओ, ठीक है, तो वो सब क्या होंगी? आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना? कंबशन ऑफ फ्यूल, कंबशन ऑफ एलपीजी, कंबशन ऑफ सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, सब आपका एक्सोथर्मिक। ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पर मीथेन ले लिया। मीथेन क्या होता है? आपका सीएनजी में होता है, नेचुरल गैस है आपका। मीथेन का आपने कंबशन करवाया, कंबशन करा तो क्या मिला? हमें मिला CO2, हमें मिला H2O, और साथ के साथ क्या मिली? हमें बहुत सारी हीट, बहुत सारी एनर्जी। बात समझ में आ गई? अच्छी बात। और देखो ध्यान से, तुमने हाइड्रोजन लिया, तुमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, चलो हम बाद में बात करेंगे इसकी। पहली एग्जाम्पल समझ आ गई बेटा। सेकंड हम बात कर रहे थे इसके अंदर, आपकी सेकंड आ जाएगा इसके अंदर ऑल कंबशन रिएक्शन, सॉरी मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो याद रखना, ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी, और वो तो सारी ही जिसमें ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन होगा। सुन लो ध्यान से बेटा, अगर ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है किसी का तो वो एक्सोथर्मिक होगी। सुना? सुनने वाली बात थी बस। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आपका H2 लिखा, मैंने यहाँ पर O2 लिखा, इसको जब मैंने मिलाया तो क्या मिला? H2O। ये भी एक्सोथर्मिक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका भी डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव। ऐसे ही मैंने क्या करा? आपका Mg लिखा, मैंने यहाँ पर O2 लिखा, क्या हो गया आपका? ये H2O। H2O कैसे हो जाएगा यार? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये हो जाएगा आपका MgO। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अब सुनो, तुम कहोगे सर मैग्नीशियम को तो हम जलाते हैं तब जाके उनमें रिएक्शन होती है। बिल्कुल सही, जलाते हो, लेकिन जब तुम जला देते हो, एक बार तुमने जलाने के लिए उसको हीट दी, चिंगारी लगाई तुमने, और वो खुद जलता रहा, और जब जल रहा है तो जितनी हीट तुमने दी है वो उससे ज़्यादा हीट को रिलीज कर रहा है। बात समझ में आ गई? तुमने कुछ रिएक्शन करने के लिए उसको हीट दी, जलाया, चिंगारी लगाई, तुम्हारी चिंगारी खत्म, अब उसका काम शुरू हुआ, वो जलता रहेगा, और जलता रहेगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करता रहेगा। इसीलिए वो क्या होगा? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बेटा तक बात? और देखो ध्यान से, ऊपर कर देते हैं इसको हम, चलो इसको ऊपर कर देते हैं हम, ये हो गया ऊपर। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट, जब तुम क्या करते हो? जब तुम खाते हो, खाना डाइजेस्ट होता है, जिसको बोल रहे हैं रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन आपकी क्या होगा? आपका रिस्पिरेशन इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम बात करें C6H12O6, रिस्पिरेशन या डाइजेशन क्या होगा यहाँ पर आपका? ये आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, और यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और क्या मिलेगा आपको? एनर्जी मिलेगी। तो ये भी क्या हुई? आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आ गई? जब भी एनर्जी, सुन लो बेटा सुन लो, जब भी एनर्जी आपको प्रोडक्ट में ऐड हो, दिख जाएगा आपको से, जब भी एनर्जी प्रोडक्ट में ऐड होगी तो वो रिएक्शन कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जांपल इधर देखो, मैंने लिखा A + B टू गिव C, और यहाँ लिख दिया मैंने 25 किलो जूल। ये एनर्जी है। क्या है ये? एनर्जी। जब भी एनर्जी आपकी, जब भी एनर्जी प्रोडक्ट में ऐड है, प्रोडक्ट में प्लस है, मतलब
जैसे प्रोडक्ट बना उसके साथ साथ एनर्जी भी निकल गई, तो वो क्या होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ ए प्लस बी टू गिव सी, रिएक्शन खत्म। अब यहाँ लिखा है डेल्टा एच, तो सुन लो ध्यान से, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। ये इंथाल्पी चेंज है। अगर डेल्टा एच लिखा होगा तो नेगेटिव होना चाहिए एक्सोथर्मिक में। अगर यहाँ को डेल्टा एच दिख रहा है आपको, दिखा डेल्टा एच, जल्दी बताओ, नहीं दिखा ना। जब डेल्टा एच नहीं है तो एनर्जी प्रोडक्ट में प्लस होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। एंडो बताई नहीं खैर अभी। अब सुनो ध्यान से बेटा, अब हमने लिखा यहाँ पर कोई रिएक्शन लिखी हमने, क्या लिखा बेटा, देखो ध्यान से, क्या यार, हमने लिखी रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? आर से क्या बना हमारे पास, आर से बना पी। अब देखो ध्यान से, कहानी में अच्छा नहीं लग रहा, हटा देते हैं इसको। क्या कह रहे हो, वाइट लिखें, वाइट लिख दिया, चलो। अब देखो बेटा ध्यान से, हमने यहां पर लिया ये क्या था, ये था एनर्जी, ये एनर्जी था, और ये क्या था आपका, ये था एनर्जी, ये था प्रोग्रेस। अब रिएक्शन कुछ ऐसी हुई, ये देखो बेटा, ये आपका हो गया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका हो गया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट। अब इसके बीच का जो गैप है वो क्या है बेटा, सबको पता है, वो है इंथाल्पी चेंज डेल्टा एच। और ये क्या था बेटा, ये था आपका ई एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हो गया तक बात? अब देखो ध्यान से, अब बहुत ध्यान से, चलो इसको ऊपर कर देते हैं यार। देखिए बेटा अब ध्यान से, अब हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, डेल्टा एच हमें पता है कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच हम निकालते हैं कैसे, डेल्टा एच हम निकालते हैं कैसे, निकालेंगे देखो, ये होगा आपका ई पी माइनस ई आर, डेल्टा एच हम निकालेंगे ई पी माइनस ई आर। आई बात समझ में? अब हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने ये देखा कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा बेटा, तो डेल्टा एच आपका आ जाएगा पॉजिटिव। तो बात समझ में आ गई? अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आता है किसी भी रिएक्शन का, अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव आता है तो वो कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं कि जो हीट को एब्जॉर्ब करें। अब ध्यान से ग्राफ की तरफ देखो, यहाँ पर ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा। तो ज़्यादा कैसे होगी, जब ये हीट को, जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जब रिएक्टेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ेगी। बात समझ में आ गई? तो वो सारी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो सब क्या होंगी आपकी, वो सब आपकी होंगी कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लिख दें क्या, लिख देते हैं, चलो। तो हम लिख दें यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन, यही लिख देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, दोज रिएक्शन इन विच, दोज reactions in which एनर्जी, हीट लिख देते हैं पहले, दोज रिएक्शन में हीट या कोई सी भी एनर्जी, हीट एनर्जी जरूरी नहीं है, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस आर कॉल्ड, क्या कॉल्ड, जल्दी बोलो, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर हो गई बात? आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत किसी को होनी तो नहीं चाहिए, है तो बताओ, अभी दूर करते हैं आपकी सारी दिक्कतें। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? आर कॉल्ड एंडोथर्मिक, छोटा कर देते हैं, चलो, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ और देखी, जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी। तो लिख दो यहाँ पर, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा बेटा, ईपी ज़्यादा होगा हमेशा ईआर से, और डेल्टा एच क्या हो जाएगा हमेशा, डेल्टा एच हो जाएगा पॉजिटिव। उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आपके आ गई होगी। क्लियर है बेटा? क्या कहा, एग्जाम्पल बताएं, अभी बताते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल, ऑल, सुन लो ध्यान से, ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जी हाँ, सही सुना आपने,
ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, आर एंडोथर्मिक। आई बात समझ में बेटा, सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है आपके, एंडोथर्मिक हैं। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा CaCO3, हमने क्या करा यहाँ पर हीट कर दिया इसको, हीट करा क्या बना CaO प्लस CO2। कोई दिक्कत किसी को, डिकम्पोजिशन हो गया और सारे के सारे डिकम्पोजिशन क्या है आपके, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आप देखें, हमने लिखा यहाँ पर पानी, पानी में तुमने करंट लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया इसका, ये भी तुमने क्या करा, एनर्जी तो दी। कौन सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया H2 प्लस O2, तो ये भी आपका एंडोथर्मिक हो गया। ऐसे ही तुमने यहाँ पर क्या लिया बेटा, तुमने यहाँ पर लिया NaNO3, तुमने इसको हीट कर दिया, हीट कर दिया तो क्या बन गया ये आपका, जल्दी बोलो, ये बन गया आपका NaNO2, तो ये भी आपका एक डिकम्पोजिशन है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ आपका, ये भी आपका एंडोथर्मिक था। तुमने यहाँ पर क्या ले लिया बेटा, AgCl, AgCl तुमने इसको खुले में रख दिया। अब ये सनलाइट का सिंबल है, क्या सनलाइट, ऐसे लिखा हो या फिर UV लिखा हो, सनलाइट का सिंबल है ये। लाइट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी और एब्जॉर्ब होके क्या बन गया, ये Ag बन गया, ये Cl2 बन गया। तो ये भी क्या था आपका, ये भी आपका कौन सा था बेटा, ये भी आपका एंडोथर्मिक था। ऐसी हम बात करें फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है बेटा। रिस्पिरेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक है, लेकिन जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, हम बात करें आपका फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस राइटिंग थोड़ी ऐसी है, समझ जाना। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 रिएक्ट करता है वाटर के साथ और यहाँ आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी आप देते हैं सॉरी, और यहाँ क्या मिलेगा आपको C6H12O6, क्या मिलेगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज, और साथ में क्या मिलेगा आपको O2। तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस इज अ रिवर्स ऑफ रिस्पिरेशन, ये कह सकते हो रिस्पिरेशन इज अ रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो आपका एक्सोथर्मिक था, वहाँ ये चीज़ मिलता था, एनर्जी रिलीज होती थी, और यहाँ पर जब ये CO2 और H2O रिएक्ट करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज बना लेगा। क्लियर है, भूलना नहीं है ये, क्लियर हो गया तक बात। अब सुनो ध्यान से, कोई रिएक्शन है A प्लस B टू गिव C और डेल्टा H दिया गया है पॉजिटिव, अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक। लेकिन अगर ऐसे लिखी हुई A प्लस B प्लस सपोज 35 किलो जूल, अगर एनर्जी, सुन लो यार ध्यान से, अगर एनर्जी आपका प्रोडक्ट में ऐड नहीं रिएक्टेंट में ऐड है, एनर्जी अगर रिएक्टेंट में ऐड है, मतलब एनर्जी तुमने रिएक्टेंट के साथ साथ सप्लाई करी है, तो वो रिएक्शन भी क्या होगी आपकी, वो रिएक्शन भी आपकी एंडोथर्मिक होगी। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है, सुन लो ध्यान से, A प्लस B टू गिव C माइनस X किलो जूल, सुन लो यार, माइनस X किलो जूल, डेल्टा H नहीं लिखा यहाँ पर, डेल्टा H नहीं है, क्या है, माइनस X किलो जूल। अगर प्रोडक्ट में एनर्जी ऐड है तो एक्सोथर्मिक, अगर प्रोडक्ट में एनर्जी माइनस है, एनर्जी नॉट डेल्टा H, अगर प्रोडक्ट में एनर्जी माइनस है तो वो भी कौन सी होगी आपकी, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का केस आपके क्लियर हो गया होगा। बस थोड़ा सा लेक्चर और आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखो ध्यान से, अब रिएक्शन आपकी दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, सुन लो ध्यान से। एक होती है रिवर्सिबल, एक होती है इरिवर्सिबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन बेटा क्या होती है, सुनो, हम बात करने वाले हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। सुन लो यार, सुन लो, अभी बताते हैं, घबराओ मत, उतावले मत हो। इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो वो रिएक्शन जो गिवन कंडीशन में कंप्लीट हो जाए, मतलब सारे के सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तुमने रिएक्टेंट लिया, तुम चाहते क्या हो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, तो जितना भी तुमने रिएक्टेंट लिया, सपोज रूम टेम्परेचर पे तुमने जितना भी रिएक्टेंट लिया, सब के सब क्या हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उन रिएक्शन को हम बोलेंगे आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन। दोज रिएक्शंस दैट गेट कंप्लीट अंडर गिवन कंडीशंस आर कॉल्ड irreversible reaction. Those reactions that get complete under
गिवन कंडीशंस, अंडर गिवन कंडीशंस, अंडर गिवन कंडीशंस, ठीक है बेटा, अंडर गिवन कंडीशंस, दैट इज all reactant, all that is all reactant convert into product, सारे का सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, सारे के सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, आर कॉल्ड इरिवर्सिबल, आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। बात समझ में आ गई बेटा? कोई रिएक्शन है, सपोज ये रिएक्टेंट है और हमने ऐसे लिख दिया इसको सिंगल एरो से, और ये प्रोडक्ट, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसका है आपका, ये आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल HCl था, HCl को हमने पानी में डाला तो सारे का सारा HCl कन्वर्ट हो जाएगा H+Cl- के अंदर। तो वो रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाए, सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उनको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और उसको रिप्रेजेंट करने का ये है सिंगल एरो से, ठीक है बेटा। अभी पीछे जो हमने ग्राफ बनाए थे वो सब इरिवर्सिबल रिएक्शन के थे, किसके थे, सबके सब इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम बात करने वाले हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, तो सुन लो ध्यान से, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं अभी समझ जाओगे। तो देखो ध्यान से, हम बात करने वाले हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। इधर देखो सब लोग, रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन जो कंप्लीट ही ना हो, रिएक्शन स्टार्ट तो करी तुमने, क्या हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद तुमने क्या देखा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगा। ये क्या हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट, इस तरह से रिएक्शन कभी हो ही नहीं पाई पूरी। तो उन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उन रिएक्शन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो लिख लो, दोज रिएक्शंस दैट डू नॉट कंप्लीट, दोज रिएक्शंस that do not complete under given conditions, under given conditions, मतलब जो भी टेम्परेचर रखा हो आपने, जो भी प्रेशर लगा हो, वो आपका गिवन कंडीशन हो गई, अंडर गिवन कंडीशंस, ठीक है, आर कॉल्ड समझ जाना, ठीक है, आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहां देखो ध्यान से, इन रिवर्सिबल रिएक्शन फर्स्ट रिएक्टेंट गेट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। पहले क्या होगा, पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, फर्स्ट रिएक्टेंट गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट। कुछ वक्त के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट। बेटा बात समझ में आ गई? तो ये हो गई आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन, क्लियर है? अभी तक जो हमने ग्राफ बनाए थे वो किसके थे, इरिवर्सिबल के। अब जो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो रिवर्सिबल के हैं। समझो बेटा ध्यान से, समझ लो यार, तुम लोग मजा आ जाएंगे समझ लोगे तो। ये कोई रिएक्शन है, यह है R, ये P, इसका सिंबल ऐसा होता है बेटा, ठीक है, ये दिखाया जाता है रिवर्स एरो से, डबल एरो जो रिवर्स होंगे। पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर आपका प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट। देखो ध्यान से, पहले आपके पास रिएक्टेंट था, क्या है यार, पहले रिएक्टेंट था, पहले था आपके पास रिएक्टेंट, देख लो, रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ रिएक्टेंट के अंदर। अब सुनो ध्यान से यार तुम लोग, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना क्या होगा आपका, फॉरवर्ड रिएक्शन, क्लियर है बेटा? और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना क्या होगा, जल्दी बोलो। जी हाँ बिल्कुल सही, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है बेटा? तो यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगी और बैकवर्ड रिएक्शन भी होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आती है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। बैकवर्ड क्या आती है, जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। अब देखो ध्यान से, हम इसका जरा ग्राफ बनाते हैं।
देखो बेटा सब लोग समझो, हमने क्या करा, हमने ग्राफ बनाया। तुम लोग मुझे खुद बताओ ये एक्सोथर्मिक का है या एंडोथर्मिक का? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। देखते ही आप लोग समझ गए कि अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो वो एक्सोथर्मिक होगा। समझ गए ना? समझे या नहीं? अच्छी बात है। अभी बताया भी था आपको, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो एक्सोथर्मिक। तो देख भी लो यहाँ पर, ये क्या हो गया आपका, इसका जो डेल्टा एच आएगा बेटा, डेल्टा एच क्या आ जाएगा इसका, हम जानते हैं डेल्टा एच की, देखो लिख दे रहे PROG, पूरे रब कर दे रहे हैं, प्रोग्रेस। ये क्या था आपका, ये था एनर्जी। अब देखो यहाँ पर डेल्टा एच अगर हम देखते हैं बेटा, डेल्टा एच क्या होता है आपका, EP माइनस ER। डेल्टा एच होता है EP माइनस ER। अब देखो यहाँ पर हमने देखा EP हमारे पास कम था, ER ज़्यादा था। डेल्टा एच क्या आ गया आपका, डेल्टा एच नेगेटिव आ गया। डेल्टा एच क्या आ गया बेटा, डेल्टा एच आपका आ गया कैसा, नेगेटिव। तो ये बात समझ में आपके बिल्कुल आ गई होगी। डेल्टा एच आ गया आपका, नेगेटिव आ गया, तो कौन सी थी, एक्सोथर्मिक थी। क्लियर है? तो रिएक्शन कौन सी हो गई, जल्दी बोलो, एक्सोथर्मिक, थर्मिक। क्लियर है तब बात, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो ध्यान से, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले क्या चाहिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब क्या हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पहुंच गया, लेकिन भाई प्रोडक्ट को भी तो रिएक्टेंट में जाना है। अब देखो ध्यान से, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जब बैकवर्ड रिएक्शन होगी, तो वहां पर भी तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी। अब इसको हम बोल देंगे EAB। EAB क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। और EAF क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। सुन लो ध्यान से, हम बात करें यहाँ पर EAF क्या था आपका, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और EAB क्या है आपका, EAB है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। समझ गए बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो जरा, समझने वाली बात है बिल्कुल, अभी जरा सी देर में समझ जाओगे। देखो ध्यान से, ये जो आपका EAB था, ये जो आपका EAB था, ये किसकी इक्वल था, EAB इज इक्वल टू EAF प्लस डेल्टा एच। आंखों का इस्तेमाल करो बेटा, देखो ध्यान से, EAB किसकी इक्वल है, EAB आपकी इक्वल है किसके, इसके। और ये क्या है, EAF प्लस डेल्टा एच। तो याद रखना, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन EAB क्या होगा, EAB हमेशा क्या होगा आपका, EAF प्लस डेल्टा एच। तो याद रखो बेटा, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर बोला मैंने, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और तुम्हें डेल्टा एच पता है, तुम्हें EAF एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन पता है, तो तुम बैकवर्ड का आराम से निकाल सकते हो। क्लियर हो गई ये बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, अगर डेल्टा एच गिवन है -30, सुनो क्या क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं तुम्हें। देखो क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा, रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट के अंदर, और यहाँ बोला गया डेल्टा एच कितना है बेटा, -30 किलो जूल। डेल्टा एच कितना है, -30। और EAF एक्टिवेशन फॉरवर्ड की कितनी है आपकी, 50 किलो जूल। ठीक है बेटा, EAF कितना, 50 किलो जूल। आपसे कहा जा रहा है कि बेटा EAB बता दो जरा। क्या करोगे, EAB बता दो कितना होगा। जैसे ही तुमने देखा, सुन लो यार, सुन लो तुम लोग, जैसे ही तुमने क्या देखा, क्या देखा तुमने, जैसे ही तुमने देखा डेल्टा एच नेगेटिव, तो दिमाग में क्या आना चाहिए, तुम्हारी दिमाग की घंटी बजनी चाहिए और दिमाग में आना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। बात समझ में आ गई। जैसे ही डेल्टा एच नेगेटिव है, रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के केस में EAB क्या है, एक्सोथर्मिक के केस में EAB इज इक्वल टू EAF प्लस डेल्टा एच। ठीक है, अब EAF कितना था आपका, EAF था 50। तो यहां पर अगर तुमने -30 रख दिया तो आंसर तो कम आ जाएगा, लेकिन हमने देखा EAB ज्यादा है, तो साइन नहीं रखना, माइनस से कोई मतलब नहीं है। माइनस सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एनर्जी, जो आपका रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है,
माइनस साइन को इंक्लूड नहीं करना, कितना रखना है 30, कितना आ गया 80। बात समझ में आई। कभी भी यहाँ पर हमें बेटा ये बात याद रखना, कभी भी हमें माइनस के साथ नहीं रखना, माइनस हटा के रखना है, सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बस बेटा थोड़ा सा टाइम और दे दो तुम लोग मुझे, क्लियर हो गई ये बात। अब देखो एक रिएक्शन थी, अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पर, अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हमेशा EAB दिख रहा है ना आपको, ज्यादा होगा EAF से, क्योंकि EAB क्या है, EAF प्लस समथिंग। EAF में को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, EAF में एंथैल्पी जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा EAB, तो हमेशा EAB ज्यादा होगा। अब देखो ध्यान से बेटा, बस लास्ट थोड़ा सा, हमने यहाँ पर लिखा रिएक्शन RP, ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड हो गया, ये बैकवर्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ देखो बेटा, हमने इसका ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसा बनाया है, आप जानते हो ये एनर्जी है, ये जानते हो प्रोग्रेस। हमने ग्राफ बनाया कुछ ये, तो तुम लोग देखते समझ गए, ये आपका एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको ET, समझ गए ना देखते ही। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा H। तो देखते ही आपको एक बात तो क्लियर हो गई भाई कि सर ने जो ग्राफ बनाया है वो किसका है, वो एंडोथर्मिक का है। तो देख लो ध्यान से यहाँ पर, ये किसका था बेटा, किसका था ये था आपका एंडोथर्मिक का। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर मुझे डेल्टा H निकालना है बेटा, सुन लो ध्यान से, डेल्टा H निकालना है मुझे पता है क्या, EP माइनस ER, और यहाँ पर डेल्टा H क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और जैसे ही डेल्टा H पॉजिटिव आ गया, मतलब रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन है आपकी एंडोथर्मिक। बात समझ में आ गई, रिएक्शन कौन सी है आपकी, एंडोथर्मिक। अब देखो जानते बेटा, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जाएगा, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, वो उसको चाहिए होगी एक्टिवेशन एनर्जी, चाहिए होगी ना, तो ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिएक्टेंट जब आपका जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाएगा उसको भी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, वो हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, जैसे अभी बताया था मैंने आपको। तो ध्यान से देखो, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन EAB क्या हो जाएगा, EAB हो जाएगा आपका, देखो EAB कितना है बेटा, EAB आपका हो जाएगा EAF माइनस डेल्टा H। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और आपको EAB निकालना है तो क्या होगा, EAF माइनस डेल्टा H। क्लियर हो गया तक बात। इसका मतलब एंडोथर्मिक के केस में EAB कम होगा, EAF क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। क्लियर हो गया तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी बात पे क्वेश्चन देखो, हमने लिखा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखा, हमने यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया डेल्टा H कितना था इसका, पॉजिटिव 20 किलो जूल, ठीक है बेटा। और हमने लिख दिया EAF कितना था इसका EAF था आपका, ये था आपका 80 किलो जूल। अब कहा जा रहा है कि EAB बताओ, बता दो कितना होगा, तुम जानते हो EAB इज इक्वल टू EAF माइनस डेल्टा H। EAB कितना था बेटा, EAB था आपका 80, ये माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका 60। तो ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, तो उम्मीद करता हूँ ये बात सबके समझ में आ गई होगी। तो जितना टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, नेक्स्ट लेक्चर में इस पर हम DPP डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चन होंगे इसी टॉपिक पे जो मैंने आपको पढ़ाया है। इसको अच्छे से पढ़ो, और DPP डाउनलोड करने के लिए आप शाजिल सर क्लासेस को ऐप को डाउनलोड कर लें आप, वहाँ से आपको DPP मिल जाएगी। और DPP का वीडियो सोल्यूशन हो सकता है यहाँ मिल जाए यूट्यूब पर, या हो सकता है आपको वो भी एप्लीकेशन पर ही मिल जाए। ठीक है बेटा, तो मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें आप लोग।